हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसके लिए सिंगल वीडियो ही सफिशिएंट है। बायोटेक्नोलॉजी के मैं आपको 60+ क्वेश्चंस कराऊंगा जो सफिशिएंट है इवन आपके पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, अल्टीग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएससी, एमएससी एंड अदर्स बायोलॉजी एग्जाम्स। जो आपके अगर हम बात करें जो जूलॉजी वाला प्रोसेस है, जूलॉजी वाला जो पार्ट है, उसके अंदर एक टॉपिक है बायोटेक, जिसके आपके 60+ क्वेश्चंस हैं। अगर आपने क्वेश्चंस मेरे साथ कर लिए तो कभी भी आप इन क्वेश्चंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो आप पेपर और पेन लेके बैठ जाइए और अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आप राइट करते जा रहे हैं उनको नोट करते जाइएगा एंड वीडियो के अंत में जाके आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फ़ोन की स्क्रीन पर, जिसमें आपसे पूछा गया है जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सम्मिलित शाखा है कोशिका विज्ञान, आणविक जैविकी, आनुवांशिकी, ये सभी। तो देखिए ये तीनों की तीनों जो हैं आपके कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, आणविक जैविकी, ये सभी जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सम्मिलित शाखा हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवों के डीएनए में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि जो साइंस है उसकी किस ब्रांच के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म है उनके डीएनए में चेंज किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी, कोशिका विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी, जैव रसायन। तो उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। तो सबसे पहले इसका जो वैज्ञानिक ने यूज़ किया था इस टर्म को स्मिथ तथा नेथल्स ने, कार्ल इरके ने, बर्गबे ने, इनमें से कोई नहीं। तो कार्ल इरके ने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए माना जाता है। तो डीएनए की बात हो रही है, डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है। एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, पॉलीमरेज, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉलीमरेज। जो पॉलीमरेज है आपके, पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये डीएनए को एक विशेष जगह से काटने के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने के लिए किया जाता है। डीएनए के पुनर्योजन अणु, आरएनए के पुनर्योजन अणु, डीएनए तथा आरएनए दोनों के पुनर्योजन अणु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके आरएनए के प्रयोजन के, आरएनए के पुनर्योजन के अणु, जिसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जीन अभियंत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज पे पड़ी थी। तो देखिए जीन अभियंत्रिकी की जो नींव पड़ी थी आपके डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज के नींव पर पड़ी थी। ठीक है, खोज हुई थी, उससे इसकी जीन अभियंत्रिकी जो है आपके, ठीक है, उससे इसकी नींव पड़ी थी। यस फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है प्रारूप फर्स्ट के प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विलोम पदों पर डीएनए अणु के दोनों सूत्रों को एक ही स्थान पर काटते हैं तो दोनों सपाट सिरों को हम क्या कहते हैं। कुंद छोर, सलांग छोर, दोनों ए व बी, इनमें से कोई नहीं, तो उन्हें हम कहते हैं कुंद छोर। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीनी इंजीनियरिंग में जैविक कैंची का कार्य करने वाला एंजाइम है। जो जैविक कैंची का कार्य करने वाला एंजाइम है, एक तरीके से अगर हम बात करें जो काटने का काम करता है, उस एंजाइम को क्या कहते हैं। लाइगेज, न्यूक्लियस, पॉलीमरेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। प्रारूप सेकंड के प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के सफल क्रियावन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। मैग्नीशियम की। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रारूप थर्ड के प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के सफल क्रियावन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए एटीपी की भी होती है, एस एडिनोसिल मिथियोन की भी होती है, ठीक है, मैग्नीशियम की भी होती है, और उसके साथ साथ ये सभी। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सत्य है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए पूछा गया है, यह
पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड क्रम को पहचानता है। यह एक एंडोन्यूक्लियस है। यह विषाणुओं से पृथक किया जाता है। विभिन्न रज्जुओं को समान सलांग छोर पर काटता है। तो इसका करेक्ट आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर हम बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये क्या करता है, विषाणुओं को पृथक किया जाता है। यह जो है ये विषाणुओं को पृथक किया जाता है। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लक्ष्य स्थल डीएनए में वह क्षेत्र जो दोनों दिशाओं में समान पड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स। इनमें से कोई नहीं, कुंद छोर, सलांग छोर। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, पैलिंड्रोम्स। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जीव रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है। ठीक है, कौन सा इनमें से ऐसा जीवाणु है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सोर्स नहीं है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, एस्चेरिया कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस, बेसिलस अमाइलोलिक्यूफेसिएंस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंसिस। ये जो है आपके जीवाणु रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत, ये इसका सोर्स नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, EcoRI एंजाइम का स्रोत जीव क्या है। तो स्रोत जीव पूछा गया है, तो इसका जो स्रोत जीव है वो है एस्चेरिया कोलाई, RY13। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, EcoRI का प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस है, इसमें को से तात्पर्य है। को से तात्पर्य पूछा गया है, तो को का मतलब क्या है, सबको पता है, कोलाई। करेक्ट आंसर। टूटे हुए डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। टूटे हुए जो डीएनए खंड होंगे, यानी कि जो ब्रेकेबल डीएनए सेगमेंट्स होते हैं, उनको जोड़ने का, ज्वाइंट करने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। तो उन्हें जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एसएसडीएनए को डीएनए टेम्पलेट पर किस एंजाइम की सहायता से संश्लेषित किया जा सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में दो बहुत उपयोगी सूक्ष्मजीव कौन से हैं, एस्चेरिया कोलाई तथा एक पूंछयुक्त जीवाणु भोजी, विब्रियो कॉलेरी तथा एक पूंछयुक्त जीवाणु भोजी, डिप्लोकोकस प्रजाति तथा सीडोमोनास प्रजाति, क्राउन गोल जीवाणु तथा सिनोरोबिट्सल एलिगेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्चेरिया कोलाई तथा एक पूंछयुक्त जीवाणु भोजी। ये जो है आपके जीन अभियंत्रिकी में बहुत ही, अगर हम बात करें, उपयोगी सूक्ष्मजीव हैं दोनों के दोनों। प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है आपके, द्विसूत्रीय वृत्तीय आरएनए, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, एकल सूत्रीय डीएनए, इनमें से कोई नहीं। तो प्लाज्मिड जो है वो आपके अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला वाहक है, सबसे ज़्यादा उपयोग किए वाला वेक्टर पूछा जा रहा है आपसे, बैक्टीरियोफोज, हर्पीस विषाणु, PBR 322, एडिनो विषाणु। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है आपके PBR 322 या 322। आनुवांशिक अभियांत्रिकी को कहा जाता है कायिक संकरण, जीनी हेरफेर, प्रोटोप्लाज्म तकनीक, पुनर्योजन डीएनए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनर्योगज डीएनए टेक्निक या तकनीक। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्योजन डीएनए तकनीक में डीएनए खंडों का उनके आकार के अनुसार पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अपकेंद्रीकरण, क्रोमेटोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ए। समुद्री खरपतवार से निष्कृत एगारोगस का प्रयोग किया जाता है। तो जो समुद्री खरपतवार हैं, ठीक है, जिन्हें हम सीवीड्स भी बोलते हैं, उनसे जो एगारोस है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ऊतक संवर्धन में, PCR में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, स्पेक्ट्रोफैक्ट्री में। तो स्पेक्ट्रोमेट्री में इसका यूज़ किया जाता है, या PCR में किया जाता है, या ऊतक संवर्धन में किया जाता है, या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। तो समुद्री खरपतवार से जो निष्कर्षित निकलता है एगारोस, उसका यूज किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में पोषक के रूप में मुख्यतः उपयोगी है। तो पोषक के रूप में जो मुख्यतः उपयोगी है वो है आपके ई कोलाई। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक जीव से दूसरे जीव में जीवाणु भोजी द्वारा डीएनए का स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि एक जीव से अगर दूसरे जीव में जीवाणु भोजी द्वारा डीएनए का अगर हम ट्रांसफ़र कर दें तो उसे क्या कहते हैं, रूपांतरण, संयुग्मन,
पारगमन इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है पारगमन सी। जीएम फसलें हैं यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हिंदी में जिन्हें कहते हैं आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ, या आनुवांशिक रूप से खाद्य कह सकते हैं आप। जीएम जिन्हें फसलों की बात हो रही है, क्रॉप कह रहा है, ठीक है, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। अब तो जीएम बेबी भी मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं। फ्लेवर सेवर, बीटी कपास, बीटी बैगन, ये सभी। तो अगर बात की जाए जीएम फसलें जो हैं तो ये सभी की सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जिसमें हमसे पूछा जा रहा है ट्रांसजेनिक प्लांट के निर्माण हेतु किस जीवाणु के टीआई प्लाज्मिड में विशिष्ट जीन को पुनः स्थापित करते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट की बात हो रही है जिसमें यूज़ किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो आपके जीवाणु हैं उसके प्लाज्मिड में हम ये जो विशिष्ट जीन है उसको पुनः स्थापित करते हैं जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। करेक्ट आंसर इसका भी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिक रूपांतरण ने फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया है। आनुवांशिक रूपांतरण ने रासायनिक कीट काटक नाशकों पर निर्भरता को कम किया है। आनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थों के पौष्टिक स्तर में वृद्धि की है। उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो ए है। आनुवांशिक रूपांतरण ने फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग की अगर मैं बात करूं कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा में, वैक्सीन निर्माण में, इन सभी में, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा इन सभी में। फ्लेवर सेवर जीएम फसल है। फ्लेवर सेवर की बात करूं अगर तो देखिए फ्लेवर सेवर, फ्लेवर के नाम से समझ जाइएगा टमाटर, टमाटर की ये फ्लेवर सेवर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उसके एग्जाम्पल है फ्लेवर सेवर। अभी हम ऊपर भी पढ़े थे, ठीक है। तो फ्लेवर सेवर जो है आपके टमाटर की फसल है। वह तकनीक जिसके उपयोग के कारण फसलों के बीजों को दो बार नहीं उगाया जा सकता उसे हम टर्मिनेटर तकनीक कहते हैं। टर्मिनेटर टेक्निक जो होती है इसमें क्या होता है, जो फसलों के बीज होंगे उन्हें आप दो बार नहीं उगा सकते, एक ही बार उगा सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम टर्मिनेटर टेक्निक कहते हैं, टर्मिनेटर तकनीक भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। तो अगर बीटी जीव विष की बात करें तो बैसिलस बुल्गेरिस द्वारा, बैसिलस बुल्गेरिस एक जीवाणु है उसके द्वारा बीटी जीव विष आपके उत्पादित होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जीवाणु बैसिलस यूथेरियनजेसिस में उपस्थित किस जीन के प्रभुत्व से पादपों में कीट प्रतिरोधकता का विकास होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्राई जीन हो जाएगा। फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेता है। शैवाल, फफूंदी, जीवाणु, ये सभी। तो फसलों के उत्पादन की बात हो रही है, ठीक है। फसलों के उत्पादन में इनमें से कौन भाग लेता है, तो वो है आपके जीवाणु। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्डन राइस का निर्माण किया गया। जो गोल्डन चावल जिसे हम कहते हैं, गोल्डन राइस जिसे कहते हैं, तो ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के थ्रू हुआ है, जीएम के थ्रू आनुवांशिक रूप से संशोधित चावल है ये, ठीक है। तो अगर हम इसका हिंदी मीन्स पे जाएं तो आनुवांशिक रूपांतरण विधि से हुआ है गोल्डन राइस का निर्माण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गोल्डन राइस की विशेषता है। गोल्डन राइस की विशेषता क्या है। बीटा कैरोटीन की अधिकता, जिंक की अधिकता, अमीनो अम्ल की अधिकता, रोग प्रतिरोधी। तो इसका करेक्ट आंसर बीटा कैरोटीन की अधिकता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीन अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है सुनहरा चावल, ग्लूकोज, गेहूं, मक्का। अभी मैंने आपको बताया था जीन अभियांत्रिकी का जो एग्जाम्पल था जिसे आनुवांशिक रूपांतरण विधि से यूज हुआ है वो है आपके गोल्डन राइस, जिसे हम सुनहरा चावल भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा सर्वप्रथम कृत्रिम जीन संश्लेषण कब किया गया था। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना की बात करें, आपने अगर हम बात करें अपना 11th-12th में एमपी कौशिक का बुक पढ़ा होगा, उसमें स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पेज पर इनके बारे में दे रखा है। डॉक्टर खुराना है आपके, है ना, हरगोविंद खुराना। और भी कुछ प्रोफेसर्स एंड साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है जो इंडियंस हैं, तो एक बार उन पेजेस को आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि इन्होंने
कृत्रिम जो आपके जीन संश्लेषण किया था, यानी कि अगर हम बात करें, इन्होंने जो आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस किया था वो कब किया था? 1973, 1980, 1985, 2000। तो उन्होंने किया था 1973 में। ओके। टाइप टू जो डायबिटीज़ होता है, टाइप 2 जो मधुमेह होता है, वो किन में अधिक पाया जाता है? 20 वर्ष से कम आयु वालों में, 40 वर्ष से अधिक आयु वालों में, 20 वर्ष से अधिक आयु वालों में, या जन्मजात शिशुओं में? तो देखिए, टाइप 2 मधुमेह की बात करें तो ये 40 साल से अधिक वाले व्यक्तियों में ज़्यादातर पाया जाता है। एडवर्ड शेफर ने किस हार्मोन की खोज की थी? तो एडवर्ड शेफर की बात हो रही है, ठीक है। एडवर्ड से ई मैंने सेंस लगा रखा है। एडवर्ड शेफर ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन हार्मोन की दो श्रृंखलाएं कौन से आबंध से जुड़ी होती हैं? आपसे आबंध पूछा है, बॉन्ड पूछा है, तो वो आपके डाइसल्फाइड आबंध होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, जिससे इंसुलिन हार्मोन की दो चेन्स जुड़ी हुई होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय है, सबसे फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक गाय है उसका नाम क्या है? कॉली रोजी सॉलमन गंगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रोजी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के अनुसार मवेशी के अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन की अल्फा एवं बीटा चेन्स में अमीनो एसिड की संख्या 21 व 30 है? फ्रेडरिक सेंगर, डार्विन, क्रिस्टियन हैंस, दोनों बी व सी। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें वो है फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस जीवाणु में इंसुलिन जीन को क्लोन किया गया था? किस जीवाणु की बात की जा रही है? इकोलाई, क्लॉस्ट्रिडियम, शाइलेजा, डिप्लोकोकस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इकोलाई। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी औषधि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के सहयोग से बनाई गई प्रथम औषधि है? आनुवांशिकी औषधि पूछी जा रही है आपके, इनमें से कौन सी औषधि है जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग के सहयोग से बनाई गई सबसे फर्स्ट औषधि है, सबसे फर्स्ट मेडिसिन है? ह्यूमिलिन, सोमेटोस्टेरोन, इंटरफेरोन, मानव वृद्धि हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमिलिन, ए। अगला प्रश्न देखिए, किस तकनीक के अंतर्गत हेपेटाइटिस बी के टीके की तैयार किए जाते हैं? तो किस टेक्निक की बात की जा रही है? बसंतीकरण, डीएनए पुनर्योजन, अति सूक्ष्म निस्पंदन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, डीएनए पुनर्योजन। जननांग के अल्सर की वैक्सीन है, जननांग के जो अल्सर की वैक्सीन है उसे हम आपके हर्पेस सिम्प्लेक्स विषाणु भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके जननांग के अल्सर की वैक्सीन है। अगला प्रश्न देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग होता है, सिस्टिस जो फाइब्रोसिस रोग होता है एंजाइम एडीए में उत्परिवर्तन के कारण, सीएफसीएफ जीन में उत्पादन के फलस्वरूप, वृद्धि हार्मोन की कमी, टीपीए की उच्च सांद्रता के कारण। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीएफसीएफ जीन में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप। अगला प्रश्न देखिए, जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की ने किस एंजाइम के अभाव को दूर करने के लिए किया गया था? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे से नोट कर लीजिएगा। यानी कि जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग 1990 में एक 4 साल की लड़की ने कौन से एंजाइम के अभाव को दूर करने के लिए किया गया था, ठीक है। एक 4 साल की लड़की में एक्सपेरिमेंट किया गया था 1990 में, 1990 में। उसमें कौन से एंजाइम की कमी थी जिसे दूर करने के लिए किया गया था? सीएफटीआर, एडीए, दोनों ए व बी व डी, टीएपी। तो उसका करेक्ट आंसर है एडीए। काइमोसिन एंजाइम आनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा किससे प्राप्त किया जाता है? यीस्ट से, जीवाणु से, कवक से, इनमें से कोई नहीं। तो आपके काइमोसिन की बात हो रही है जो आपके यीस्ट से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंटरफेरेंस का संश्लेषण किया जाता है जीवाणुओं से, यीस्ट से, कवक से, दोनों ए व बी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों ए व बी से। इंडिगो डाई का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किए किस रूपांतरित जीवाणु द्वारा किया जाता है? स्यूडोमोनास प्यूटिडा, बैसिलस सब्टिलस, इकोलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकोलाई। अगला प्रश्न देखिए, किस पदार्थ का संश्लेषण जीन अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? मानव वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, इंटरफेरोन, इन सभी का। तो इन सभी का संश्लेषण जीन अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। सुजननिकी के जनक जो हैं, सुजननिकी के जनक कौन है? फ्रांसीसी गाल्टन,
हरगोविंद खुराना, लुईस पास्चर, एफ सेंगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फ्रांसिस गाल्टन। अगला प्रश्न देखिए, पादप पूर्ण शक्तता का उपयोग किया गया है। वरण, संकरण, उत्परिवर्धन, ऊतक संवर्धन। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। एकल कोशिका सिंगल सेल प्रोटीन उत्पन्न होती है ई कोलाई से, स्यूडोमोनास से, जीवाणु भोजी से, स्पाइरुलिना से। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कतोर्तक संबंधित है। कतोर्तक की बात करें संकरण से, जैव प्रबलीकरण से, ऊतक संवर्धन से, एकल कोशिका थे। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। एक विषाणु संक्रमित पादप की शीर्ष व कक्षस्थ कलिका के विभाज्योतकी ऊतक विषाणु मुक्त होते हैं क्योंकि विभाजित हो रही कोशिकाएं विषाणु के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। विभाज्योतकों में प्रति विषाणुकता पदार्थ होते हैं। विभाज्योतकों में कोशिका विभाजन की दर विषाणु की गुणन दर से अधिक होती है। विषाणु विभाज्योतक कोशिकाओं में गुणन नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। विभाज्योतकों में जो कोशिका विभाजन सेल डिवीजन की जो दर होती है वो विषाणु की गुणन दर से बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। मानव वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, इंटरफेरन, इन सभी का। तो करेक्ट आंसर इन सभी का हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चंस हो गए आई थिंक, आगे मूव करते हैं। डबल पेज ऐड हो गया उसमें। ओके, शब्द पूर्ण सशक्तता पादप की किस क्षमता को बताता है। तो पूर्ण सशक्तता की बात हो रही है कोशिका के पूर्ण पादप बनाने की, कलिका के पूर्ण पादप बनाने की, बीजाणु के अंकुरित होने की, कोशिका के आकार में वृद्धि की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, अगर मैं बात करूं जो शब्द पूर्ण सशक्तता है, जो शब्द पूर्ण सशक्तता पादप की पूछी गई है, ठीक है, वो क्या होती है आपकी, किसकी क्षमता होती है, कोशिका के पूर्ण पादप बनाने की, यानी सेल्स के कंप्लीट प्लांट बनाने की। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कतोर्तक यानी एक्सप्लांट है। एक्सप्लांट की बात की जाए, मृत पादप, पादप का भाग, ऊतक संवर्धन में प्रयुक्त पादप, पादप का वह भाग जिसमें विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊतक संवर्धन में प्रयुक्त पादप का भाग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था 60 क्वेश्चंस कराऊंगा, 60+, वो आपके लिए सफिशिएंट है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सो लिसन केयरफुली, माय क्वेश्चन इज दैट प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, उसके ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए प्रोटोप्लास्ट का दूसरा नाम, ऑप्शन बी एक जंतु कोशिका, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका, ऑप्शन डी एक पादप कोशिका। तो आपका जो भी सही उत्तर है उसे आप कमेंट बॉक्स में करिए। एक अगला क्वेश्चन सुनिए, सोमाक्लोन उत्पन्न किए जाते हैं। जो सोमाक्लोन होते हैं वो कैसे उत्पन्न किए जाते हैं, संकरण से, ऊतक संवर्धन से, वरण से, ये सभी से। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए और आज की वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। तो बायोटेक से रिलेटेड मैंने आपको 62 क्वेश्चंस करा दिए जो आपके लिए सफिशिएंट है। 60 के क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ आंसर्स, और 2 के आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इवन आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे अपने आंसर्स बता सकते हैं। उसके अलावा भी आप किसी और टॉपिक पर क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, किसी क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन कराना है, क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं होता, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज़िला का मेल एड्रेस, टेलीग्राम लिंक, ओके। और मोस्ट ऑफ थिंग इज़ दैट कमेंट बॉक्स, यू कैन कमेंट इट दैट, देन यू विल गेट द रिजल्ट एज सून एज, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन योर नेक्स्ट पार्ट। और अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से कनेक्ट